नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, पिछली वीडियो हमने पढ़ी थी आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, जो कि 1860 में बनी थी और 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी और लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई थी, जो विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आज हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये क्या होती है? दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि 1973 में बनी थी या 1973 में आई थी। यह एक प्रक्रिया विधि है, एक प्रक्रिया का तरीका है जो कार्यवाही में प्रक्रिया को निर्धारित करता है। भाई, जो कार्यवाही होनी उसमें प्रक्रिया क्या रहेगी उस चीज को बताता है। उसमें क्या था हमारा? दंड के प्रावधान थे, लाइक धारा 30 में ये धारा 476 लग रही है तो आप पे बलात्कार केस, धारा 475 लग रही है तो ये वगैरह वगैरह। सो इसमें क्या है, इसमें दंड प्रक्रिया किस माध्यम से दी जाएगी, कौन देगा, कैसे देगा, ये सब चीज इसमें प्रक्रिया की संहिता दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता को मुख्य विशेषता क्या है कि इसको न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है। इसमें न्यायपालिका जो होती है और कार्यपालिका जो होती है उसको पृथक करना ही इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। ठीक है। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी 1974 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो अगर इसकी बात करें हम, स्वीकृति कब प्रदान की गई थी तो 25 जनवरी 1974 को किसने की थी? राष्ट्रपति द्वारा। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत में 1 अप्रैल 1974 से लागू होगी। तो देखो भाई, स्वीकृति कब दी थी? 25 जनवरी 1974 को, और लागू कब हुई थी? 1 अप्रैल 1974 को। ठीक है। और इसको जब अगर पूरे भारत में हम पूछे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो आपको पता ही है थोड़ा अलग कानून चलते थे, तो वहां पर अगर सारे पूरे भारत की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में प्रभावी हुई। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल कितने अध्याय थे? 37 अध्याय थे, 484 धाराएं थी, वह 2 अनुसूचियां थी, वह 2 अनुसूचियां शामिल हैं। ओके। और अगर हम आईपीसी में पूछ ले, आईपीसी में 23 धाराएं थी, 511 अध्याय थे। इसमें कितनी धाराएं हैं? इसमें 484 धाराएं और 37 अध्याय हैं। अब इसकी हम कुछ धाराओं की बात कर लेते हैं जो विशेष हैं। जैसे कि धारा 2 क्या है? इसमें क्या है? जमानतीय व अपराध, जमानतीय अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 2 घ के बारे में अगर हम बात कर ले तो इसमें बात बताई गई है परिवारवाद के बारे में। और धारा 8 में क्या बताया गया है? महानगर क्षेत्र। क्या बताया गया है? महानगर क्षेत्र, यानी अगर 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या हो जाती है तो आप किसी नगर को महानगर बना सकते हैं, ऐसा धारा 8 में कहा गया है। धारा 26 का संबंध उन न्यायालयों से है जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। कौन से न्यायालयों से है? जिनके द्वारा, उच्च न्यायालयों से, उन न्यायालयों से है जो अपराध को विचारणीय रखते हैं। वहीं धारा 36 की अगर बात कर लें तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। क्या है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के रूप में प्रावधान है। नेक्स्ट, वहीं हम भाई आगे बात कर लेते हैं धारा 57। धारा 57 के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना ही पड़ेगा। धारा 69 साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील है, यानी साक्षी जिस पे भी वो भी बंदा आरोपित है, जो भी साक्षी है उस पर डाक द्वारा समन की तामील से है। धारा 70 में क्या है? वारंट जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा। ओके। वहीं धारा 82 में क्या है? फरार व्यक्ति की उद्घोषणा, जो फरार व्यक्ति होता है उसकी उद्घोषणा की जा सकती है धारा 82 के तहत। धारा 83 में क्या है? फरार व्यक्ति की चल व अचल संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति की चल व अचल संपत्ति है और वह फरार है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है या उसकी कुर्की की जा सकती है। धारा 83 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति फरार हो जाता है उसकी चली अचल संपत्ति पर कुर्की की जा सकती है। वहीं धारा 93 की अगर हम बात कर ले, तलाशी वारंट जारी करना। भाई, जब किसी घर में तलाशी वगैरह नहीं आती पुलिस वगैरह लेने, तो वो वारंट लेके आती है 93। वो कौन सा तलाशी वारंट जारी करने का वारंट होता है? धारा 393 के तहत। वहीं धारा 144 में आपको पता है 4 लोग या 4 से ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो अगर धारा 144 लगी हुई है तो इकट्ठा नहीं होने देते। ये किसका आदेश होता है? ये होता है जिलाधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन। और इसका उल्लंघन अगर हम करते हैं ना तो धारा 107 या धारा 151, धारा 107 या धारा 151 के अधीन हम पर गिरफ्तारी की जा सकती है। धारा 145 में क्या है? भूमि जल से संबंधित, भूमि या जल से संबंधित भूमि या जल से संबंधित हम पर कार्यवाही, अगर हम कोई विवाद करते हैं, इस तरीके के विवाद से संबंधित कोई केस होता है तो धारा 145 के तहत होता है उसकी देखरेख। धारा 154 में क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी FIR, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है। ये क्या होती है? धारा 154 के अधीन होती है। धारा 173 में क्या है? पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना। जो पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाती है, पुलिस रिपोर्ट जो भेजी जाती है
कौन सी रिपोर्ट? पुलिस रिपोर्ट जो भेजी जाती है ये धारा 173 के अंतर्गत भेजी जाती है। वहीं धारा 183 की अगर हम बात कर लें, यात्रा या जल यात्रा, यात्रा या जल यात्रा के लिए किया गया अपराध है। मान लो कोई गैर कानूनी बंदा हमारे देश में या कहीं भी कोई गैर कानूनी बंदा है, वो यात्रा कर रहा है, चाहे वो समुद्री रास्ते से चाहे कैसे भी, तो उस पर जो कार्रवाई की जाती है वो धारा 183 के अंतर्गत की जाती है। और धारा 462 में क्या है? गलत स्थान में कार्रवाई से संबंधित है। वहीं धारा 300 क्या है? दोषी सिद्ध किए गए व्यक्ति पर या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति पर अगर एक बार कार्रवाई होगी तो दोबारा कार्रवाई नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको एक अनुच्छेद भी पढ़ाया था 22 का 2, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति पे कार्रवाई एक बार के बाद दोबारा उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो भाइयों हम पढ़ रहे थे आज सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि कब आई थी? 1973 में, और इसको लागू किया गया था राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी 1974 को, और अगर देश में लागू किया गया है वो 1 अक्टूबर 1974 को, मतलब राष्ट्रपति ने इसे कब लागू कर दिया था? 25 जनवरी 1974 को। और अगर हमारे देश में पूछ लें कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1974 को। और आईपीसी कब हुई थी? इंडियन पैनल कोड वो हुई थी 1862 में, 1 जनवरी 1862 को। ठीक है, तो भाइयों सीआरपीसी में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।